ये पूजा अच्छी है इसी तरीके। हाँ। कल क्या चीज है ऐसे चित्रकूट? बस कॉपी किताब नहीं छोड़ के सन्यास लेके बैठ जाएगा। ओके नाउ क्या क्या बोला मैंने नेक्स्ट इज आगे देखो कि हम लोगों ने कैलकुलेशन फॉर हाइट का देख लिया था। किस तरीके से करेंगे इसको एक बार और देख लेते हैं। दैट इज चेंज एट प्यूबर्टी में इंक्रीज इन हाइट, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। इधर ध्यान दो, फुल हाइट। अभी तुम्हारी कितनी हाइट है और अभी तुम्हारी क्या एज है, उसके बेसिस पर ये तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारी कितनी हाइट हो जाएगी ऑन दिस बेसिस। सो इट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में परसेंटेज हाइट, परसेंटेज हाइट अपॉन percentage of full height at this age. At this age, सर वो प्रेजेंट हाइट है। that is present height. Okay. तो अभी क्या height है? That is present height और into 100. अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि a boy is 9 years old और and 120 सेंटीमीटर टॉल, 120 सेंटीमीटर टॉल। At the end of growth period he is likely to be, तो अब हमें जब फुल हो जाएगा at the end of growth period यानी जब पूरी तरह से ग्रोन हो जाएगा, end of growth period, तो उसकी his height तो इसके लिए टेबल में देखो अभी उसकी प्रेजेंट हाइट अभी कितनी है 120। तो ये ऊपर लिखोगे 120 सेंटीमीटर और बोलो 9 इयर्स का वो भी लड़का है तो कितनी परसेंट उसकी हाइट हो जाती चेक करो। 75। 75 तो नीचे लिखोगे 75 और इंटू 100 यानी जो तुम्हारी एज है उस समय तक तुम कितनी हाइट अटेन कर लेते हो। अगर गर्ल है तो गर्ल की ज्यादा हो जाएगी, चेक करो कितनी है। तो जो 9 इयर्स ओल्ड गर्ल होगी, 9 इयर्स का बच्चा किस क्लास में पढ़ता होगा? छोटा ही होगा, कुछ थर्ड क्लास में, थर्ड में पढ़ता होगा। तो इस तरीके से तो 75 बॉयज की जाती है। अब इससे 25 से कट करो, दैट इज 25 3 जा 25 4 जा 3 से इसको कट करो, दैट कम्स एज, तो वो 160 सेंटीमीटर का बनेगा। सही है? तो जितनी एज है ना, ये समझ में आया तुमको कि नहीं आया? कि बॉय है तो 9 इयर्स। अगर मान लीजिए गर्ल 10 इयर्स को भी चेक करके बताओ टेबल से, तब उसके कितने परसेंटेज होगा? 84% है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिविटी 10.2 देखिए। एक्टिविटी 10.2 निकालो। ओके, तो इसमें क्या दिखाया गया है? 2 चार्ट हैं। एक चार्ट दिखाया गया है कि बॉयज को अलग कल से है, गर्ल्स को ट्रायंगल से है और बॉयज को रेक्टेंगल से। तो दिखाया जा रहा है कि ये बॉयज की हाइट ऐसे ऐसे बढ़ रही है फुल हाइट, और दैट इज 100%, और ये गर्ल्स की है। तो ये देखो, इससे ये पता चल रहा है, ये ऐसे, इसको कहेंगे 100%। 100%, this is 50%, and these are the ages जो adolescence है 8 years से इन्होंने बताया है। बता कैसे? अभी बताया 8 9 10 11 12
13, 14, इस तरीके से यहाँ आते आते 18 तक है। दैट इज, इसको करते हैं 18। ये बॉयज का, दिस इज गर्ल्स। यही जो तुम्हारा पहले का ग्राफ है इसी को प्लॉट कर दिया गया, यही, यानी यही 8, 9 यहाँ ले लिया। तो अब 8 इयर्स में देखो कितनी है बॉयज की। सर अगर देखो यहाँ 8 इयर्स में अगर यहाँ पर ये किंक बना दो कि यहाँ तक कुछ नहीं ले रहे, यहाँ से 70 लो, तो बॉयज की कितनी है बोलो 8 इयर्स में? 72% है। गर्ल्स की कितनी है? 77%। तो ये 70 है, ये 80 यहाँ ले लो, और यहाँ क्या ले लो 90। समझ आया? 70, 80, 90 है ना। तो 8 इयर्स में 72, और गर्ल्स की बोलो 77। अब 9 पे देखो, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है 75, और दोनों की 18 इयर्स में कितनी हो गई? 100%। सही है? देखो 8 इयर्स में कितनी दिखाई यहाँ पे बॉय ने? 72। 8 इयर्स में गर्ल्स की कितनी दिखाई? ये 77, तो ये 77 हो गई। और फिर इसी तरह से 9 इयर्स में देख लो दोनों की, और फिर लास्ट में 18 इयर्स में दोनों की सेम। समझ में आ गई बात कि नहीं? इससे क्या पता चलता है? गर्ल्स इनिशियली तेजी से बढ़ती हैं। तुम्हारी भी क्लास में जो गर्ल्स की हाइट होगी वो बॉयज से अभी ज़्यादा है, लेकिन जब तक तुम 10th में पहुंचोगे, 10th में पहुंचते पहुंचते बॉयज की हाइट तेजी से बढ़ने लगेगी और गर्ल्स की धीरे धीरे। ऐसा चलो, नाउ वॉइस चेंज देखिए। 22 That is, did you notice something? The voice, though it is at puberty, the voice box or larynx begin to grow. So, at puberty, voice box का दूसरा नाम क्या है? larynx Larynx. So it starts to grow. Now, so growing voice box in boy can be seen as a protruding part of the throat. So boys have larger voice box. Voice box. इसलिए उनकी आवाज लाउडर होगी। एंड इट कैन बी सीन, अगर हम देखें तो दैट इज चिन, और चिन के नीचे ये वॉइस बॉक्स है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो दिस इज चिन एंड दिस इज वॉइस बॉक्स इन बॉयज में ऐसा दिखेगा क्योंकि उनके लार्जर वॉइस बॉक्स होगा। सो ये जो हमारे विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर बनी है, एक अलग सा डायग्राम देखो। विंड पाइप है, और विंड पाइप के ऊपर अगर हम देखें तो इसी को मैंने दिखाया है, इट इज अ सर्टेन काइंड ऑफ मस्कुलर पोर्शन जो विंड पाइप के ऊपर बना। ये दीज आर द रिब्स, ये सब क्या है? ये विंड पाइप है। ये चीज कहाँ जाएगी बताओ? लंग्स। तो ये लंग्स में चली जाएगी, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ये सब लंग्स हो जाएंगे। तो इनके ऊपर वॉइस बॉक्स, ये बात समझ में आ गई? ये यहाँ पर जो है इसके ऊपर देखो, उसके ऊपर ही तो बना ये ट्रैकिया, ठीक है? अब देखिए, these are विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं, और ये लंग्स। दिस इज वॉइस बॉक्स। अब जरा देखें कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी, तो इस चीज का दूसरा नाम क्या है बताइए? दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोट्रूडिंग पोर्शन इन द बॉयज इज ऑल्सो नोन एज एडम सर्कल। यस। तो इस चीज को एडम सर्कल लिखना।
एडम्स एप्पल। तो इन गर्ल्स द larynx इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन गर्ल्स में ये वॉइस बॉक्स कम रहेगा। अगर तुम शुरू में देखो तो जब हमारे प्रॉफिट इब्राहिम आए थे तो उस समय कहानी चली थी आदम और हवा की, या फिर एडम एंड ईव की। ऐसी कोई कहानी पढ़ी तुम लोगों ने? तो शुरू में उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट इब्राहिम, ये एक तरीके का इब्राहिमिक रिलीजन है जिसमें क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई है, जिसमें ये इस्लाम डेवलप हुआ है, और जिसमें ज्यूस, ये मोसेस जिनके प्रॉफिट है। तो इब्राहिमिक रिलीजन में 3 है, यहूदी आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और मुस्लिम आते हैं। उन्हीं में एक बुकलेट है, उसमें शुरू में क्या दिखाया गया बताइए? एक आदम था जो पहला आदमी था, उसको एडम कहा जाता है, और हवा किसको कहा जाता है? जो पहली स्त्री थी। तो उनमें जो ये इस तरीके से प्रोट्रूड हुआ तो उस चीज को क्या कहा गया? एडम्स एप्पल। ठीक है कि नहीं? या ये भी कहा जा सकता है कि वो लोग भगवान के बगीचे में खुलेआम ऐसे घूमते थे और उन्हें किसी भी तरीके का कुछ नहीं था, वो भगवान के बच्चे थे, और भगवान ने उनसे कह दिया था कि तुम ये इस पेड़ का सेब मत खाना, उसे फॉरबिडन एप्पल कहा जाता है। ऐसी कहानी है। तो लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उसी भगवान की बात को नहीं माना और उस सेब को खा लिया। तो उसके बाद सेब खाने, ऐसा कहानी है बुक में दिया, तीनों बुक में। गले में अटक गया तो इससे क्या होगा, जो मेल है, वो लोग पहले जब घूमते थे तो भगवान के बगीचे में बिना कपड़े पहने घूमते थे, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने उस सेब को खाया तो उनको फिर शर्म आने लगी, उन्हें ये एहसास हुआ हम तो मैन है, और वो जो दूसरा था उसको क्या एहसास हुआ कि वो फीमेल है, मेल और फीमेल का। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस संसार की सृष्टि की रचना हुई। तो उसी की वजह से इस चीज़ को क्या कहा गया, मेल और फीमेल में एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है फीचर में अंदर, इसलिए इसे क्या कहा गया, जैसे बोले गले में अटक गया, आगे नहीं जाने पाया, तो हो सकता है उसकी वजह से इसे एडम्स एप्पल कहा गया। It is related to that. Adam is the first person on earth as per the literature. Okay? जो religious text है उनके हिसाब से, और हवा that is Eve। तो तुम ये दोनों नाम तो जान ही लो। भाई अगर एडम और ईव आए तो उसको क्या कहते हैं? आदम और हवा। अब जरा देखें तो क्रिश्चियन, ये जो भी है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इंग्लिश है तो उन्होंने एडम्स एप्पल कह दिया। अब आगे देखो, दैट इज ड्यू टू एडम्स एप्पल क्या होता है? यस, ड्यू टू दिस एडम्स एप्पल वॉइस इज हार्श, इनकी आवाज हार्श है एंड लाउडर है। While in girls ये पुअरली डेवलप्ड है, ये ज्यादा लैरिंग्स ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, पुअरली डेवलप्ड एंड थिन मेम्ब्रेन, पुअरली डेवलप्ड। सो गर्ल्स वॉइस इज, अभी तुम ऐसा सोचो कि एक ऐसा बैलून हो जिसकी मेम्ब्रेन बहुत मोटी मोटी हो, तो और उसमें यहाँ से आप ब्लो करो एयर को तो ये फड़फड़ की आवाज़ आएगी, और एक बिल्कुल पतली मेम्ब्रेन वाला हो तो उसमें आवाज़ करो, तो बताओ इसमें कैसी आवाज़ आएगी? हार्श आएगी और मोटी आएगी। और इसमें कैसी आएगी? जो पतली मेम्ब्रेन वाला करो। तो ये कह सकते हैं कि जो इसमें मेम्ब्रेन है वो गर्ल्स के केस में ये आपस में से टकराते हैं, तो अगर पतला होगा तो कैसा होगा? हल्की आवाज आएगी। या तुम ऐसे ही समझ लो कि जैसे कोई छोटा सा तबला हो और एक बड़ा नगाड़ा हो, तो बोलो नगाड़े को पीटने से ज्यादा आवाज आएगी कि तबले को? तो जो नगाड़ा है वो लियो है, लॉयन। अगर लॉयन एक बार रोरिंग कर दे, चिंगाड़ दे, या वो उसको कह देते हैं दहाड़ दे, तो ऐसी स्थिति में पूरे जंगल में आवाज आ जाएगी। और अगर ये चीज़ है जैसे कोई बी है वो बजिंग करे तो उसमें ज़्यादा नहीं आएगी। तो इसका मतलब है लाउडनेस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द साइज ऑफ मेम्ब्रेन। तो जिसके मेम्ब्रेन का साइज बड़ा होगा उसमें आवाज़ तेज होगी। तो चूंकि वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल ज़्यादा बड़ा है, वेल डेवलप्ड है,
तो इसलिए इसमें लाउडनेस ज़्यादा है। और जिसका पुअरली डेवलप्ड होगा तो क्या उसमें लाउडनेस होगी? नहीं होगी, उसमें हाई पिच हो। क्या होगी? ये नगाड़ा जितनी बार 3-4 बार ऊपर जाएगा उतनी बार में तो ये इतनी बार हो जाएगा, क्योंकि नगाड़े को नीचे जाना है, ऊपर जाना, इतना बड़ा मेम्ब्रेन होगा तो क्या जल्दी जल्दी आ जा पाएगा? तो इसलिए इनमें पिच ज़्यादा है, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या है? एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ऊपर नीचे आने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है। तो वॉइस इज लाउडर। अभी हम देख लेते हैं क्या एम्पलीट्यूड और इसके बारे में लिखा, तो हम समझा देंगे आपको। इसमें और क्या दिया बताइए? गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस। इसका क्या मतलब है? सो गर्ल्स हैव हाई पिच, पिच्ड वॉइस, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। पिच का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी, यानी इसका मतलब है मोर टाइम्स ऑफ ऑसिलेशन होना। तो इनकी वॉइस जैसी है, ये प्लेनर वॉइस है और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज है। क्या तुमको मालूम है कि हाई फ्रीक्वेंसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार, सितार, हम लोगों की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, जो ये लैरिंग से कितनी बार ऊपर नीचे होता है? 500। गर्ल्स की जो लैरिंग्स है ये 900 होती है, और जो लता मंगेशकर की थी वो 1700 होती थी, उन्होंने जैसा भी किया। और लेकिन जो गिटार और सितार है उनकी 20,000 है। आप समझो मेलोडी किस चीज पे डिपेंड करती, बताओ? मेलोडी इस चीज पे डिपेंड करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो जितने ऊपर जाओगे हायर इंस्ट्रूमेंट पे, जितनी ज्यादा पिच, और 20,000 ही हमारी अल्टीमेट दैट इज हियरिंग कैपेसिटी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो 15 से 20,000 तक सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए। समझ में आ गई बात? तो तुम्हें याद रहेगा ना, 500 हम लोगों की पिच है और गर्ल की 900 है। और जो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं जैसे श्रेया घोषाल की 1570 है, और दैट इज लता मंगेशकर की 1700 है। तो इसके लिए जो है पिच मीटर आता है, उससे पता किया जा सकता है। अब ये देखिए, दैट्स व्हाई as they are having higher frequency so their voice is melodious। ठीक है, वही तुम बचपन में माँ की लोरी सुनो पिता की सुन के रोगे। हाँ होता है भाई ऐसा, और माँ सुना दे तो सोओगे। ऐसा क्यों है? इट इज ओनली ड्यू टू पिच। Increased activity of sweat and sebaceous glands, that is sweat and oil gland। sweat gland का कोई दूसरा नाम नहीं, लेकिन oil gland का है। इसका क्या नाम है? sebaceous gland। अब जरा देखो, ये जैसे ये हम लोग का हाथ है, तो इसमें ये इसके अंदर में यहाँ ग्लैंड होती है, और उसमें क्या चीज होगी? स्वेट निकलेगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? अब जरा देखो, तो दीज आर ग्लैंड्स जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है लिक्विड। तो जब क्या होगा, हीट होगी या किसी तरीके से, तो इनमें से कुछ ना कुछ लिक्विड बाहर आएगा, जिसको कहते हैं ऑयल ग्लैंड। ऐसे हमारे स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यू है, ऑयल की टिश्यू है, पूरी किसकी है? ऑयल। हम लोगों के कपड़े किसकी वजह से गंदे हो जाते हैं? क्या डस्ट की वजह से गंदे हो जाते हैं? स्वेट तो एक तरीके का साल्ट है, उसकी वजह से। और ऑयल, जब ऑयल निकल के हमारे कपड़े में चिपकता है तो डस्ट उसी में आके चिपक जाती है। इस वजह से ही तो साबुन की जरूरत पड़ती है। ऑयल को साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? साबुन। अगर ऑयल ना हो, सिर्फ ऐसे सॉल्ट हो, जैसे इन्होंने कहा सर सॉल्ट की वजह, स्वेट तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट होने पे तो पानी से धुल जाएगा, फिर तो डिटर्जेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अल्टीमेटली, है ना। नमक किससे धुल जाता है बताओ? पानी से ही निकाल दे धोबी, लेकिन वो नहीं धुलेगा क्योंकि ऑयल है। तो ऑयल जब निकल के कपड़ों में चिपक जाता है, फिर उस पर डस्ट चिपकती, तो ऑयल को साफ करने के क्या चाहिए? साबुन। चलो नाउ अब देखो कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होगा बताइए? ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो डेवलप होती हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स
डेवलप होती हैं एंड सेक्रीट मोर ऑयल रिजल्टिंग, इसकी वजह से चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स ऑल्सो स्वेट स्मेल्स फाउल। स्वेट, किसी की अगर संडे टेस्ट की कॉफी ना आई हो तो जमा कर दीजिएगा, फाउल। अब चेक करो नाउ। और ये जो इनका है इसको क्या कहेंगे? दैट इज, कोई भी चीज होती है इसको डक्ट कहते हैं। एक अलग से तुम्हारे में येलो मार्जिन में लिखा है। डक्ट का क्या मतलब है मंगल? जिससे कुछ सेक्रेट होता है। सेक्रेट नहीं, होता है, जिससे सही है। निकलता है। अब जरा देखो, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स डक्ट ग्लैंड है, नीचे लिखा हुआ बिना देखे बोलना, और कुछ डक्ट लेस ग्लैंड है। क्या तुम उन ग्लैंड्स का नाम बता सकते हो जो डक्ट ग्लैंड है और जो डक्ट लेस ग्लैंड है? ये करेक्ट। इन्होंने बोल दिया कि ये जो 3 ग्लैंड है, कौन कौन सी तुमने बताई? एक दैट इज स्वेट ग्लैंड, दूसरी इन्होंने क्या बताई? ऑयल ग्लैंड, और तीसरी कौन सी बताई थी? हर चीज इनको पता है। तो इन सभी में जो ये टंग है, तो टंग में भी क्या होता है बताइए? यहाँ पर भी तो डक्ट होती हैं, तो इसलिए कौन सी ग्लैंड है बताइए? सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, दीज आर हैविंग डक्ट। इसमें छेद होते हैं। कभी भी जैसे तुम्हारे घर में ये पानी की टंकी है, तो इसमें क्या होगा कि कहीं पर एक छेद हो के पानी गिर रहा है, तो तुम मम्मी से कहते हो कि मम्मी उसमें ऊपर वाली टंकी में छेद हो गया, एक डक्ट हो गया, मैं जाके बाजार से क्या एक डक्ट टेप ले आऊँ? तो मम्मी कहती है हाँ बेटा ये 100 रुपये लो और डक्ट टेप ले आओ, ऊपर की टंकी को ठीक से कर देना सिक्योर, और जिससे पानी ना बहने पाए। यू आर हैविंग ए सिविक कंसर्न, यू आर ए वेरी गुड एंड राइट स्टूडेंट। ऐसे बोलती है कि नहीं? तो तुम उस डक्ट को टेप लगा देते हो, और उसके लिए डक्ट टेप मिलते हैं बाजार में कि नहीं? या लांबा कैसे जाते हो, कहते हो कि लांबा, मिस्टर लांबा गिव मी ए डक्ट टेप, तो वो देते। तो ये डक्ट है। इन सब में कौन सी ग्लैंड है बताइए? डक्ट। तो अब जरा देखो, कुछ डक्ट को बंद, डक्ट का मतलब छेद। डक्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज में छेद हो जाए तो उसको डक्ट कहते हैं। तो ये एनीथिंग व्हिच सेक्रीट्स इट्स सेक्रीशन और हार्मोन्स अदर देन ब्लड, उनको डक्ट ग्लैंड कहेंगे। और लेकिन हमारे अंदर की, जैसे श्रेयस ने बताया सर हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो ब्लड में ही मिल जाता है, और सर वो तो डक्टलेस ग्लैंड है, उसमें डक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, और जो भी हमारे टेस्टिस हैं उनमें से अपने आप ही सेक्रीशन पूरी बॉडी में ब्लड में घुल मिल रहा है। ठीक है? तो ऐसी ग्लैंड्स जिसके सेक्रीशन, जैसे तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, वो तुम्हारी ग्रोथ कर रही है। 7th में एक चैप्टर था ना सारे ग्लैंड्स का, तो कई चीजें हमारी ब्लड में मिल जाती हैं, उनमें डक्ट की जरूरत नहीं है। तो वो लिखा है लास्ट टाइम कि इट इज डक्टलेस ग्लैंड। तो क्या लिखने बताइए? व्हाट इज डक्ट ग्लैंड एंड व्हाट इज डक्टलेस ग्लैंड? दैट इज तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन 2 तरीके की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिःस्रावी ग्रंथि। जरा देखो ग्लैंड्स 2 तरीके की, कौन कौन सी हैं? बोलो। एक है एंडोक्राइन, एक नाम क्या है? एंडोक्राइन। और एक क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? दोज ग्लैंड्स व्हिच एट देयर सेक्रीशंस, जो अपने सेक्रीशंस कहां पर करें? ये देखो, these are the endocrine glands। तो अब ये कुछ एक्सोक्राइन भी दिखा देंगे, पहले एंडोक्राइन देखो। तो एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको क्या कहेंगे? इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसको क्या कहेंगे? बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि। जरा इसका मतलब समझो। इट सेक्रीट्स इट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। इसको किसी छेद की जरूरत नहीं है,
ये कहाँ डाल देगी बोलो? ब्लड ब्लड में चला जाएगा, हमें मालूम भी नहीं कहाँ जा रहा है। इट सेक्रीट इट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। अब तुम्हें कुछ कुछ याद आ गया होगा, रिश्ना की 7th में यही डायग्राम तुमने देखा था ना, डाई पेज का पूरा एक चैप्टर था ना एंडोक्राइन। अब देखो इन्हें याद आ गया, देखते ही यार समझ गया ये तो पढ़ा हुआ सब पूरा। गाजियाबाद से कॉल आ रहा इतने में समझ आया कि नहीं? बहिश्रावी ग्रंथि क्या होती है? इसमें कुछ नाम बताओ। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमारा ग्रोथ कर रही है, उसमें कोई इट इज, अच्छा ये बता दो हमको फरिया, इस ये डक्टफुल ग्लैंड है कि डक्टलेस ग्लैंड है? बताओ। करेक्ट। जैसा कि फरिया ने बताया कि ये जैसे हमारे ये देखो ये एक एलियन टाइप है, तो उसकी यहाँ पर ये ब्रेन है और ब्रेन में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये पूरा ब्लड में जाएगा। अब ये देखो एलियन बन गया ना। चलो, अब इसका क्या है कि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज, इन्होंने बताया इट इज डक्टलेस ग्लैंड, इसमें कोई छेद नहीं है। हाँ। इसका सीधा किस में जाता है? बुक में लिखा है वहीं पे। हाँ, नीचे। तो इट इज डक्टलेस ग्लैंड। अब ये देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये सब आएंगे। इट्स सेक्रेशन goes other than blood, other than blood। क्या तुमको ये बात मालूम है, जब तुम खाना खाते हो तो एक जे शेप तुम्हारे बॉडी में एक है जिसमें खाना जाता है और फिर वहां से और चला जाता है। तो ये जो स्टमक है, इसकी लाइनिंग में यहाँ पर बहुत सारा जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक में कौन है? छोटे 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 हैं। इसमें पेप्सिन और अलग अलग हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह कभी पड़ा हो, इसमें से सब लुढ़क लुढ़क कर आता है सेक्रीशंस, म्यूकस। म्यूकस। तो ये जो स्टमक की ग्लैंड्स हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये डक्ट ग्लैंड है कि डक्टलेस ग्लैंड है? उसमें ब्लड भी होता है तो ब्लड कहाँ, स्टमक में कहाँ ब्लड चला सर जाए? डक्ट अच्छा, और यहाँ खाना जा रहा है ना, डक्ट है। तो इसमें छेद बना भी हुआ है, हाँ। तो ये डक्ट ग्लैंड है, ये ब्लड में तो नहीं जा रहा है, ये खाने को पचा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर फूड है तो फूड में जो मिल रहा है तो वो किस तरीके का है? अब ये देखो कि मान लीजिए ये और ये तुम्हारी जीभ है, तो जीभ का ये जो सेक्रीशन है ये कहाँ जाएगा? बोलो। दैट इट गोस डायरेक्टली टू, ये कहाँ चला जाएगा? दैट इट गोस टू माउथ, कोई ब्लड में तो नहीं जा रहा है। सो इट इज ऑल्सो डक्ट ग्लैंड। ये डक्टलेस ये है और ये कैसी है? डक्ट। जैसे कुछ होगी हम इसमें लिख दे रहे हैं, ऐसे ही पैंक्रियाज है। स्टमक के नीचे क्या है? तो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में तो इंसुलिन निकलता है, उसको छोड़ दो वो इसमें आ जाएगी। तो हम कुछ नाम दे रहे हैं, एक स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड हो गई, और कौन सी बोलिए? सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, और बोलिए दैट इज स्वेट ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड, जिनसे सलाइवा निकले। श्रद्धा, ये सैलिवरी ग्लैंड है, तो उनको क्या कहेंगे? सैलिवरी ग्लैंड। क्या आप मुझे बताएं कि दो चीज आपसे पूछी जा रही श्रद्धा, ये सैलिवरी ग्लैंड एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन? ये बहुत अच्छा बताया। कह रही कि जो मुंह है ना, इससे जो जूस निकले पूरा खून भरा है इनके मुंह में, सब खून में जा रहा है, सलाइवा खून में जा रहा है। बहुत बड़ी, यही इंटेलिजेंसी है, जो जमाने से हट के जवाब दे वही टैलेंटेड है। तो बताइए जो सलाइवा निकल रही, इज इट गोइंग टू ब्लड और इज इट गोइंग टू वॉट एवर फूड यू आर चूइंग? चर्निंग भी करते हो, फ्रूट को चबाते भी हो और कई बार मिक्सिंग भी करते हो। तो ये मुझे बताइए जो सलाइवा है, इज इट एंड सैलिवरी ग्लैंड्स एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? क्योंकि अदर देन ब्लड मिल रही है।
ऐसा नहीं कोई वैम्पायर हो तो कोई अलग बात है कि उसमें किसी खून मुंह में भरा हुआ है पूरा, लेकिन अदरवाइज तो ये कैसी है। अब एक चीज और श्रद्धा, इट इज डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस। बहुत बड़ी बात है। देखो डक्ट देखा तुरंत बोला सर इट इज डक्ट ग्लैंड। यही टैलेंट है, हर चीज का सही जवाब। उन्होंने कहा इतनी देर से यही तो चल ही रहा है, वो पूरा समझ गई। और कोई डम्ब व्यक्ति होता कुछ समझ ही ना पाता। इन्होंने देखा इसमें छेद है, बोले सर ये तो डक्ट ग्लैंड है, यही तो तेज ये होती। ऐसे लोग लीड करते हैं समाज में। चलो आगे का देखो, बाकी जो नहीं समझ पाया वो घाट घाट का पानी पिए। नेक्स्ट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब तुम्हें दोनों समझ में आ गया, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। बोलो बढ़िया, आप ही ने पूछा था ना, किसने पूछा था एंडोक्राइन क्या? आप समझ में आ गई बात? चलो सो एक और चीज दी गई है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ। नाउ ये जो अब फीमेल की ओवरी होगी वो क्या करेगी, ये मैच्योर्ड एग डेवलप करने लगेगी। ये तो तुमको मालूम है कि इसको क्या कहते हैं, फनल ऑफ ओविडक्ट। तो फनल ऑफ ओविडक्ट यहाँ पर ओवरी है। तो बुक की इसी हेडिंग की लास्ट लाइन पढ़ो, इसमें से बहुत सारे एग निकलेंगे और वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगेंगे। मंथली वन एग निकलेगा, दिस इज ओवरी। तो इन बॉयज नाउ स्पर्म्स आर रिलीज्ड, इनमें रिलीज होगी। और इन गर्ल्स क्या होने लगता है, ऑन रीचिंग मैच्योरिटी, ऑन रीचिंग मैच्योरिटी दैट इज Ovary starts releasing mature, ovary starts releasing mature eggs। अब देखिए रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल, अब वो बच्चे जो मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसके साथ उनमें मेंटल मैच्योरिटी भी आ जाती है। दे हैव नाउ द एबिलिटी ऑफ एनालिसिस, किसी चीज का विश्लेषण कर सकते हैं। पहले जो लोग चित्र देख के सब चीजें पढ़ा करते थे, अब उनकी टेक्स्ट में से फिगर धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि दे हैव नाउ एबिलिटी ऑफ परसेप्शन, वो चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। तो मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, मेंटली वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जो एडोलेसेंस से गुजर रहा है, छोटे बच्चे को नहीं बता सकते हो कि भाई तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है, पिता की, वो तो रोने लगेगा। लेकिन जो बच्चे एडोलेसेंट हो गए, क्या उनमें मेंटल स्ट्रेंथ आ जाएगी? कई बार अगर उनका इंसल्ट भी होता है, देन दे हैव कैपेसिटी टू बियर इट, या उस फेस को। इसके अलावा इमोशनल भी हो जाएंगे। उन्हीं को पहले थपड़िया देते थे माता पिता, अब कहते हैं बेटा समझ जाओ, इज्जत से बात करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज उनमें अभी इमोशनल भी, एक इमोशनली भी वो ऊंचे हो जाते हैं। बच्चों में कहाँ इमोशन होते हैं, मारोगे शाम को फिर प्यार कर लोगे तो फिर वो। लेकिन जो एडोलेसेंट है, जिसमें सेक्सुअल चेंजेस आ रहे हैं, उनमें धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी भी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? उनमें अलग अलग इमोशंस डेवलप होते हैं और डेवलप ही नहीं होते हैं, इट सस्टेन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों में थोड़ी थोड़ी देर में इमोशन बदलते हैं, लेकिन जो एडोलेसेंट हैं उनमें इमोशंस, एक ही इमोशंस बहुत देर तक रहता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है? और इंटेलेक्चुअली वो डेवलप हो जाएंगे। उसी हिसाब से सब सिलेबस बनाया गया है कि किस लेवल पर क्या पढ़ाया जाए।
तो ये सारी चीज़ें उसी बेसिस पे बनाई गई हैं कि पीडियाट्रिक बच्चा कैसे कैसे बड़ा हो रहा है तो क्या क्या समझ पाएगा उसके हिसाब से सिलेबस। लेट अस अंडरस्टैंड इसमें क्या क्या दिया गया है कि अर्लियर adolescents are more independent than तो the way of thinking हम सब जो आप लोग हैं वो adolescents माने जाएंगे, इसमें लिखा है एक वर्ड adolescents, तो they are capable of thinking। अब तुम लोग सोच सकते हो किसी बात को और ज़्यादा देर तक सोच सकते हो। अगर तुमको छोड़ दिया जाए कमरे में आधे घंटे तो तुम आधे घंटे बैठ के सोच भी सकते हो। बच्चों में कैपेसिटी नहीं हो सकती सोचने की, वो खेलेंगे या रोएंगे, लेकिन तुमको आधे घंटे बैठा दिया जाए तो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस होगा। ये 100 रुपये मिले, मम्मी ने दिए दिवाली, ऐसा नहीं करेंगे। 10 के पटाखे लेंगे, फुलझड़ी 15 नहीं 15 की ज़्यादा होगा, 11 रुपये की फुलझड़ी, ऐसे सोचोगे बैठ। बच्चा नहीं सोचेगा, उसको फुलझड़ी दो छुड़ाए। तो इस तरीके से जो कैपेसिटी है, तो लिखा एडोलेसेंट्स हैव थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है कि नहीं। 100 रुपये 15 रुपए की फुलझड़ी अभी इसको भी दे देंगे, बेचारा कितना कह रहा था छोड़ा, ऐसे सोचेगा, इसको दे देंगे, ऐसे सोचेगा ये, ठीक है कि नहीं। अब ये देखो, तो इस तरीके से एडोलेसेंट्स में क्या होगा, हैव कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, और थिंकिंग वो करते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। इसी तरीके से और क्या होगा, ब्रेन है। तुम इस समय अगर देखो तुम्हारी एज के लड़कों ने 20 वर्ड्स पर डे की कैपेसिटी से नए इंग्लिश वर्ड सीखे। सोचो जरा कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी इस समय योर ब्रेन इज हैविंग द हाईएस्ट कैपेसिटी। तुमको कोई ना भी पढ़ाए, तुम रट के एर्थ निकाल सकते हो, इतनी ब्रेन की कैपेसिटी ये किसी की नहीं हो सकती है। समझ आया, ना भी पढ़ा है तुम मैथ्स रट के निकाल लोगे ये कैपेसिटी, जबकि हाई एज में एक वर्ड रटने में और पढ़ने की कैपेसिटी नहीं रह जाती। लेकिन अभी तुम्हारी योर ब्रेन इज एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, और जो हाईएस्ट कैपेसिटी वर्ल्ड की है 20 वर्ड्स पर डे के हिसाब से बच्चों ने करके दिखाया इसे। एट दिस एज, देखो बुक में लिखी है लाइन, तो क्या है बताइए, ब्रेन हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। ब्रेन हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग का। अगर तुमने माइकल फेराडे का नाम सुना हो, तो जब वो 12 साल की उम्र में थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और 18 साल के बच्चे उनको सर कह के बुलाते है ना, यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ माइकल फेराडे। बहुत सारे अभी अगले साल से तुम उनके सारे एक्सपेरिमेंट और सब लॉ पढ़ने लगोगे तो आप समझे ना। नो रीजन टू फील इनसिक्योर, दिस चेंजेस। इसके अलावा क्या होता है कि एज एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर, क्योंकि जो उसकी बॉडी में चेंज आ रहा है उससे वो अपरिचित है, उसको पता नहीं है लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, तो उसको एक इनसिक्योरिटी लग रही है। एंड दैट एडोलेसेंट इज एलियन, वो उसके लिए बिल्कुल अपरिचित है। वॉट एवर चेंजेस इन द बॉडी आर टेकिंग, वो खुद नहीं समझ पा रहा है, वो अपने आप को बच्चा समझे कि बड़ा समझे, बिकॉज इट इज द ट्रांजिशनल फेज, उसको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से इट इज दैट पर्सन फील इनसिक्योर कि उसे कैसा बिहेव करना चाहिए। जब वो बहुत सिंसियर बात करता है तो कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, जबकि वो एक मैच्योर की तरह बात कर रहा है। और कहीं कहीं जब वो बच्चों की तरह बात कर रहा है तो लोग कहते हैं इतने बड़े हो गए बच्चों से बात करते हो, तो उस खुद ही नहीं पता कि वो बच्चा है कि बड़ा है। क्योंकि बड़ों की बात करे तो लोग उसे बच्चा कह देते हैं, बच्चों जैसी बात करें तो लोग कहते हैं बड़े कब होंगे। तो ऐसे में दैट इज ए काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। हाउएवर देयर इज नो नीड टू गेट इनसिक्योर, these all changes are normal and ultimately
will be get accommodated and accustomed within you. ये तुम्हारे अंदर अपने आप accommodate हो जाए। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने तो पढ़ ही लिया है कि क्या क्या फीचर्स में चेंज होता है। आगे देखें, फिर से एक बार आगे बात कही गई है कि हमारे पास दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जैसे आप ये मुझे बता दीजिए, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, दीज आर द पेयर ऑफ टेस्टीज। ये जो टेस्टीज हैं ये कौन सी ग्लैंड है, ये बताओ। एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन? ये सही बता तुरंत एंडोक्राइन, क्योंकि ये ब्लड में जा रहा है, उससे हमारी वृद्धि हो रही है। और इन्होंने कहा सर, एक और भी बात इन्होंने कह दी कि सर टेस्टोस्टेरोन को एक्सोक्राइन भी बोलना चाहिए। ऐसा ही क्यों कह रहे हैं? कह रहे सर इसमें एपिडाइडमिस भी होता है और वो अल्टीमेटली अदर देन ब्लड स्पर्म ले जाता है। बहुत वाइजली आंसर दिया इन्होंने। इट इज सो बैलेंस्ड। इन्होंने दोनों साथी हैं, एक ने कहा सर ये एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि इससे निकलने वाली टेस्टोस्टेरोन कहाँ जा रहा है? ब्लड। तो टेस्टोस्टेरोन इससे जा रहा है और इसी में स्पर्म भी बन रहा है। तो स्पर्म कहाँ जा रहा है? स्पर्म जा रहा है, दैट इज अदर देन ब्लड। तो इनका कहना बहुत अच्छा है कि जो टेस्टोस्टेरोन इसलिए एंडोक्राइन है क्योंकि वो हमको सेकेंडरी ग्रोथ दे रहा है, मेल को मेल बना रहा है। और वो इसलिए एक्सोक्राइन है क्योंकि उससे बनने वाले जो स्पर्म है वो अदर देन ब्लड जा रहा है। समझ में आ गई बात? इसी चीज को बुक में पढ़ें। चलिए, नाउ द चेंजेस व्हिच अकर आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट डज इट मीन बाय हार्मोन्स? मंगल, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। सही है, केमिकल सब्सटेंस which gives us directional growth. जो हमको डायरेक्शनल ग्रोथ दे दे वो हार्मोन है। जैसे आप देख लो, ये हाथ ऐसा नहीं कि लंबा है, ये छोटा है। और राम के तो आजान भुज थे, आजान भुज सरचाप थर संग्राम जी तक हर दूसरा, यहाँ तक घुटनों तक के पैर जिसके हैं, समझ जाना उसको तुम आजान भुज कहते। आजान भुज, भुज जिनकी है वो घुटनों तक है, इसको आजान है और ये आजान भुज। लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हारे हाथ इतना एक बड़ा इतना छोटा है क्या? नहीं ना। तो हमको डायरेक्शनल ग्रोथ दे रहा। जो ये हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी ग्रोथ हो रही है, क्या हम पेड़ पौधों की तरह बढ़ रहे हैं कि एक ब्रांच उधर निकली जा रही है, किधर निकली जा रही है? ऐसा तो नहीं बढ़ रहा है। सो आवर ग्रोथ इज बैलेंस, आवर बॉडी इज सिमेट्रिक, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल for this to giving us a symmetric growth? That is hormones. Hormones हमको बैलेंस बोलते हैं, सही है। तो इनमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं? वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमने 7th में पढ़े हैं। दैट इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देयर आर ए नंबर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड जो इसके ऊपर बनी हुई है, ये जो हमको इमरजेंसी ग्लैंड जिसको कहते हैं। और वो तुमने डायग्राम में तो देख लिया, ये जितनी भी 12 तरीके की ग्लैंड है साल के साथ, ये सब 7th में आप लोगों ने पढ़ रखे। However, we are not concerned with this. We are only concerned with testosterone. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब देखिए, it is giving us the male hormone. देखो, male hormone testosterone is produced in, सेंटेंस पूरा करो श्रेयस, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? बोलो। टेस्टीज। तो टेस्टीज क्या है? टेस्टीज इज एंडोक्राइन एज वेल एज, और साथ में क्या है? बुक में नहीं लिखा है लेकिन आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, अभी 9th में जाओगे तो पढ़ लो। एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों ऐसा है? इसका क्लियरली आंसर अभीश ने बहुत पहले दे दिया था। एंडोक्राइन क्यों है?
एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो ब्लड से मिक्स होता है। मिक्स हो जाएगा और हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देगा। अच्छी बात कही मैंने। इट इज एंडोक्राइन, ये क्वेश्चन आता है, बुक का ही क्वेश्चन है। इट इज एंडोक्राइन एज इट मिक्सेस टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड which gives us, श्रद्धा सेंटेंस पूरा करो, which gives, जो क्या करेगा, which gives boys, बोलो, सेकेंडरी सेक्शन करेक्ट। हाँ, boys, ये श्रद्धा बता क्यों नहीं है आज? Now, testes is exocrine gland, Shraddha. Why? Because डक्ट भी होंगी तो एक्सोक्राइन क्यों है? सर क्योंकि जो एपिडाइडमिस है सर वो कैरी करता है स्पर्म हाँ। जिसमें कोई भी ब्लड मिक्स नहीं होता। बिल्कुल सही। ये दो काम कर रही है। एक तो इसमें से जो टेस्टोस्टेरोन है ब्लड में चला जाएगा और एक इससे जो स्पर्म बनेगा इसी टेस्टिस में वो अदर देन ब्लड जाता है। दोनों काम इसी से हो रहे हैं कि नहीं? तो इसमें जरा देखिए, इट इज एक्सोक्राइन, ये बहिश्रावी ग्रंथि भी है, ग्लैंड, एज इट रिलीजेस इट स्पर्म। बाकी आपने जो डक्ट और डक्टलेस की बात की वो भी ठीक है। इट्स स्पर्म फिर कॉल आ अदर देन ब्लड, गया। वो बाद में देखेंगे। फिर वीडियो टूट जाता है। इतनी बात समझ आ गई? आगे की बात पढ़ो। फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, फरिया, और एक्सोक्राइन भी है? बोलो। जो फीमेल है, फीमेल बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड है? अविश, एस्ट्रोजन। ये सही बताओ। बोलना है ओवरी है, और ओवरी में हार्मोन एस्ट्रोजन, बहुत टेक्निकली इन्होंने चीजें बताई हैं। जैसे इन्होंने बताया, मैंने ग्लैंड पूछी तो टेस्टिस बताया, और टेस्टिस में दो चीजें हैं। एक तो हार्मोन है, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और दूसरी चीज उसी टेस्टिस से स्पर्म बनता है। स्पर्म कोई हार्मोन नहीं है, स्पर्म बनता जरूर उसकी वजह से। तो स्पर्म इज सेक्रेटेड अदर देन ब्लड, ठीक है कि नहीं? इट इज जो सेमिनल वेसिकल में चला जाएगा, और जबकि टेस्टोस्टेरोन इज डायरेक्टली सेक्रेटेड इनटू ब्लड। बोलो बात समझ आई? आप मुझे फीमेल में बताइए, फीमेल में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन? ओवरी। ओवरी क्या चीज ब्लड में सेक्रेट करती है और क्या चीज अदर देन ब्लड सेक्रेट करती है? बोलो। हाँ, एंडो अरे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड पूरा बताओ। बोलो। एस्ट्रोजन ब्लड में नहीं होता और वो जो दूसरा- हाँ बोलो। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये पिछले चैप्टर में तो था ही। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नहीं लिखा है? नहीं कोई बात नहीं, एस्ट्रोजन ही बोलो। तो अब लिखो ओवरी के बारे में। सो ओवरी इज देखिए, ओवरी इज एंडोक्राइन सर ये एज, ना बोलो, अभी बता रहे हैं। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ओवरी रिलीजेस फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन सा है फीमेल सेक्स हार्मोन? दैट इज एस्ट्रोजन, डायरेक्टली इनटू ब्लड, ब्लड में सेक्रेट करती है। एस्ट्रोजन हैं? एस्ट्रोजन को वो हटा दिया इन्होंने, ठीक है। हाँ। दो जगह अलग अलग बुक में लिखा है, कहीं कहीं हो भी रहता है, कहीं कहीं नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोजन डायरेक्टली इनटू ब्लड, और इससे क्या होता है?
leading to secondary sexual changes. Leading to secondary sexual changes. तो प्रियांशु फिर इस वजह से क्या हुआ बताइए. So it is which kind of gland? Endocrine. Endocrine is blood में जा रहा है directly into blood. So it is endocrine gland. Now ये मुझे बताओ प्रियांशु ये एक्सोक्राइन क्यों है? Ovary is endocrine as well as exocrine. टेस्टिस क्या है बोलो? एंडोक्राइन है और क्या है? एंड एक्सोक्राइन. इसी तरीके से ओवरी भी क्या है? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. हाँ बोलिए एक्सोक्राइन क्यों है? श्रेयस बोलो. Why it is exocrine? क्योंकि कहाँ पे रिलीज करते हैं? हाँ. As it is exocrine gland as it releases. ये मैच्योर है. जो मैच्योर है होता है फिर रिलीज करेगा. इसी में मैच्योर होता है फिर एक जो मैच्योर हो जाता है निकल जाता है इनटू फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट. इसलिए ये दो अलग अलग चीजें. ओके. अब ये मुझे बताओ एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. व्हाट टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से क्या निकालता है बोलो? रिलीजेस एस्ट्रोजन. तो कितना निकले इसको कौन कंट्रोल करेगा बताओ? ये बताओ. पढ़े लिखे लोगों को अगली लाइन पढ़ ली इन्होंने. चुपचाप पढ़ लेते हैं बता देते हैं कि देयर सेक्रीशन. लास्ट वाली पढ़ ली देख लो. इन दोनों का जो सेक्रीशन है अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन कितना निकले इसे कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया था ना अभी डायग्राम मिटा दिया. सो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड बाय. कौन रेगुलेट करता है? यस. जो कि ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है ना. देखो इस चीज को अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन and estrogen is controlled by या regulated लिख लो. regulated by pituitary gland. ऐसा. role of hormones in initiating reproductive functions. अब जरा देखिए कि कुछ चीजें आप डिफाइन करें. एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके. नाउ ovary releases और हार्मोन और ये करो. 3 डेफिनेशन और ये 2 फिलिंग. The chain which occurs at adolescence are controlled by at adolescence is controlled by hormones. Hormones is a chemical. सर एक्सोक्राइन